तो देश की राजनीति में एक नया मोड़ आ चुका है, एक नया दौर आ चुका है। उस दौर में जिसमें एक पार्टी दूसरी पार्टी को खत्म कर रही है। कम से कम आरोप तो यही है। महाराष्ट्र में पहले शिवसेना और एनसीपी, आज शरद पवार की बेटी और एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने यही आरोप लगाए। दरअसल मुंबई में शरद पवार और अजित पवार के बीच जो विधायकों की संख्या बल का प्रदर्शन हुआ, उससे निकला संदेश सिर्फ शरद पवार के लिए नहीं है, बल्कि महागठबंधन में शामिल कई पार्टियों के लिए है। वो ये कि ब्रांड मोदी को सिर्फ विरोध के सुर तानकर काउंटर नहीं किया जा सकता, और अगर ऐसा होता है तो फिर हाल एनसीपी जैसा होगा। बट सवाल अब आगे के हैं, और सवाल ही क्या महागठबंधन 2024 में वाकई ब्रांड मोदी को चुनौती दे पाएगा, और संकट अगर कैसा किसी और पर भी है तो किस किस पार्टी पर? देखिए इस रिपोर्ट के साथ। एक तरफ इस तरह के लोग जो तुष्टीकरण करके अपने स्वार्थ के लिए छोटे छोटे कुनबे दूसरों के खिलाफ खड़े कर देते हैं। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा इतना बड़ा जन आंदोलन किया गया था, इतना बड़ा परिवर्तन किया गया था, आपको मालूम है। और उस आंदोलन का फल हुआ कि देश भर में कांग्रेस हुकूमत का सफाया हुआ। विरोधी पक्षाचं कडबुळं बांधण्याचं काम चाललंय। ये याद रखिए, विपक्ष अपनी अपनी जगह बहुत मजबूती से लड़ रहा है बीजेपी के खिलाफ। 24 का चक्रव्यूह रचने बैठी तमाम विपक्षी पार्टियों में से एक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का वर्तमान है। दो चेहरे हैं, एक जो भविष्य देख रहा है, दूसरा जिसे अपने माजी का गुमान है। मोदी के खिलाफ बने महागठबंधन का ये एक वर्तमान है। तो क्या पटना पैक्ट न हुआ होता तो एनसीपी का यह हाल न होता? चाचा ने अगर भविष्य देख लिया होता तो पार्टी, सिंबल और साख का संकट न होता। महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य बोलकर भी मौन है। कहीं मोदी विरोधी खेमे में जाकर बड़ी भूल तो नहीं हो गई? माया नगरी ने एनसीपी में पवार शिफ्ट भर नहीं देखा, बल्कि पावर शिफ्ट भी देखा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने मुंबई में अलग अलग जगहों पर बुधवार को बैठक बुलाई। जहां अजित पवार की तरफ से बुलाई गई बैठक में एनसीपी के 53 में से 28 से ज्यादा विधायक शामिल हुए, तो वहीं शरद पवार की बैठक में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के महज 13 विधायक ही पहुंचे। हालांकि शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले पार्टी की टूट के लिए मोदी पर हमला बोल रही है। आणि ही लढाई एका व्यक्तीच्या विरोधात नाहीये, त्या भारतीय जनता पक्षाच्या प्रवृत्तीच्या विरोधात आपल्याला लढायचंय। ही लढाई आहे ती नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी एनसीपी ला काय म्हणायचे? नॅचरली करप्ट पार्टी, नॅचरली करप्ट पार्टी। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन जब मुझे जरूरत पड़ेगी वही नेचुरली कॉर्पोरेट पार्टी का पूरा खा जाऊंगा। तो बात महाराष्ट्र की राजनीति से ही आगे बढ़ती है, मुड़कर पहुंचती है मोदी के खिलाफ बने उस महागठबंधन की तरफ जिसे बनाकर नीतीश कुमार पटना में फूले नहीं समा रहे थे। लेकिन लगता है मोदी के खिलाफ बना 24 का महागठबंधन अब चिंदी चिंदी कर बिखरना शुरू हो गया है। हालांकि लालू यादव कहते हैं मोदी राज को वो वैसे ही उखाड़ फेंकेंगे जैसे कभी कांग्रेस को उखाड़ फेंका था। लोक नायक प्रकाश बनाई के बच्चे होकर चल के इतना बड़ा जन आंदोलन किया गया था, इतना बड़ा परिवर्तन किया गया था, आपको मालूम है। और उस आंदोलन का फल हुआ कि देश भर में
तो महागठबंधन पर सवाल इसलिए उठते हैं कि कांग्रेस की भूमिका और हैसियत वास्तव में विपक्षी एकता के कथित कुनबे में है क्या। मोदी इसी बात को अंडरलाइन करते अपने संवाद मंच से उठाते और समझाते हैं। जो तुष्टीकरण करके अपने स्वार्थ के लिए छोटे छोटे कुनबे दूसरों के खिलाफ खड़े कर देते हैं, और दूसरी तरफ हम भाजपा के लोग हैं, हमारे संस्कार अलग हैं, हमारे संकल्प बड़े हैं, और हमारी प्राथमिकता दल से पहले देश की है। तो क्या अजित पवार ने वो देखा जो अपनी राजनीतिक विरासत को भतीजे के बजाय अपनी बेटी को सौंपने वाले शरद पवार देख नहीं सके? शरद पवार उस कुनबे के साथ जा खड़े हुए जिसका विजन सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक सत्ता को हासिल करना भर है। महागठबंधन को लेकर कम से कम पीएम मोदी और बीजेपी तो यही नरेट करते रहे हैं। बीजेपी कहती है कि महागठबंधन में वो दल शामिल हैं जो भ्रष्टाचार में डूबे रहे, लाखों करोड़ के घोटाले जिनके नाम हैं, जो बीते एक दशक से सत्ता से बाहर रहने पर बेचैन हो उठे हैं। इसमें ज्यादातर परिवारवादी राजनीतिक दल हैं और इनकी लाइन सेकुलर नहीं बल्कि तुष्टीकरण वाली रही है। और यही वजह है कि एनसीपी के अजित पवार गुट ने भरे मंच से महागठबंधन के कई विरोधाभासों का जिक्र किया। मी पाटणाला काही दिवसा अगोदर साहेबांच्या बरोबर सर्व विरोधी पार्टीच्या मीटिंग मध्ये मी गेलो होतो। त्या मीटिंग मध्ये चित्र ते नजारा जेव्हा मी पाहिला, खरं म्हणजे थोडं हसू येत होता की खरोखर हे असे लोक त्या 17 पार्टीमध्ये 7 पार्टी दादा कशी होती, खासदार किती, एक पार्टी तो अशी होती की ज्याचा खासदार 0। कांग्रेस चाहे जितने दावे कर ले, लेकिन सच यह है कि भारत जोड़ो यात्रा ने जो भी कमाल किया है वो कर्नाटक की हदों तक में है। और विपक्षी एकता मंच के चाहे नीतीश कुमार हो या लालू प्रसाद यादव, कांग्रेस को वास्तव में खुली जमीन देंगे ऐसा होने नहीं जा रहा। इसके पीछे वजह है कांग्रेस का पिछला रिपोर्ट कार्ड, जिसमें तमाम एग्रेसिव मुद्रा में हाफ कांप कर भी कांग्रेस मोदी लहर को रोक नहीं पाई थी। उसे महज 52 सीटें मिली थी और पूरे देश में वोट मिला था 19.5%। और कांग्रेस समेत यूपीए के पूरे गठबंधन को 91 सीटें मिली थी। ऐसी स्थिति में महागठबंधन में कांग्रेस को कितनी सीटें कहां मिलेंगी, ये भी अपने आप में सवाल है, क्योंकि बात उस फॉर्मूले की है जिसमें कहा गया था कि जो दल जिस राज्य में मजबूत है उसे ज्यादा सीटें दी जाए। एनसीपी एपिसोड के बाद यही बात महागठबंधन के दल कह रहे हैं। विपक्षी एकता को कोई झटका? कोई विपक्ष को झटका नहीं लगने वाला है। विपक्ष जो है और विपक्ष अपनी अपनी जगह मजबूत है, ये याद रखिए। विपक्ष अपनी अपनी जगह बहुत मजबूती से लड़ रहा है बीजेपी के खिलाफ। ऐसे में सवाल कांग्रेस के लिए सीटों के बंटवारे का है। अगर महागठबंधन में तय हुए फॉर्मूले पर कांग्रेस मैदान में उतरी तो कांग्रेस को 227 से ज्यादा सीटें नहीं मिलेंगी। ये वो सीटें हैं जिन पर 2019 में कांग्रेस ने या तो जीत दर्ज की थी या वो बीजेपी के मुकाबले दूसरे नंबर पर रही थी। अब अगर सिर्फ 227 सीटों पर कांग्रेस लड़ी तो उसका हश्र क्या होगा ये समझना मुश्किल है, क्योंकि 2019 और 2014 में जब कांग्रेस फुल फ्लेज्ड मैदान में उतरी थी तब उसे महज 52 सीटें मिली थी, जबकि 2014 में 44 सीटें मिली थी। अब अगर 2024 में महागठबंधन ने कांग्रेस को महज 200 सीटों से कुछ ज्यादा सीटें दी और अगर मोदी लहर ने वैसा ही काम किया तो कांग्रेस का हाल क्या होगा समझा जा सकता है। और इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि एनसीपी के टूटने के बाद महागठबंधन बचेगा? कांग्रेस क्या सीटों पर बड़ा समझौता करेगी? कांग्रेस को कम सीटें मिली तो कांग्रेस में क्या होगा? और 2024 में अगर कांग्रेस की सीटें कम आई तो महागठबंधन में उसकी भूमिका क्या होगी? बात इतनी भर नहीं है। कहा तो यह भी जा रहा है कि महाराष्ट्र वाला बम कर्नाटक में भी फूट सकता है। बीजेपी जेडीएस के साथ आने के संकेत मिल रहे हैं, येदियुरप्पा ने संकेत दे भी दिए।
मतलब कर्नाटक में भी कांग्रेस को रिलैक्स होना भारी पड़ सकता है, लेकिन विपक्षी एकता वाले दावे की हवा कुछ और आंकड़ों में निकलती है। जरा समझिए कैसे। 2019 में 224 सीटों पर बीजेपी को 50% से ज्यादा वोट मिले थे, जबकि 2014 में 136 सीटों पर बीजेपी को 50% से ज्यादा वोट मिले थे। यानी दोनों चुनावों की तुलना करें तो 2019 में 88 सीटें ज्यादा थीं, जहां बीजेपी को 50% से ज्यादा वोट मिले। ये बात भी ध्यान रखिए कि 2024 का यह आंकड़ा बहुमत के आंकड़े 2072 से सिर्फ 48 कम है। यानी नरेंद्र मोदी के लिए विपक्षी एकता कोई बहुत बड़ा खतरा नहीं। अब अगर बीजेपी को छोड़कर उन पार्टियों की बात करें जिन पार्टियों को 2019 में 50% से ज्यादा वोट मिले थे, तो उनकी सीटों की संख्या भी देख लीजिए। 2014 में गैर बीजेपी दलों को 64 सीटों पर 50% से ज्यादा वोट मिले थे, जबकि 2019 में 117 सीटों पर। लेकिन यहाँ ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि गैर बीजेपी पार्टियों में कई पार्टियां ऐसी हैं जो बीजेपी की सहयोगी हैं या फिर विपक्ष का हिस्सा नहीं है। तो क्या इसी जमीनी हकीकत को वो देख और समझ रहे हैं जो सिर्फ मोदी विरोध में बने विपक्षी एकता मंच से होकर लौटे हैं? उन्हें यह भी बखूबी समझ आ रहा है कि महागठबंधन के पीछे का गणित वास्तव में कितना घुमावदार और घुटा हुआ है। ऐसे में क्या अगला संकट कांग्रेस के लिए है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। और आइए अब आपको दिखाते हैं बागेश्वर सरकार का दिल्ली दरबार। दिल्ली के भक्त बागेश्वर पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मिलने का बेसब्री से इंतजार करते रहे हैं। अब सिर्फ कुछ घंटे बाकी हैं, यानी कल गुरुवार को दिल्ली के आईपी एक्सटेंशन में बागेश्वर बाबा की कथा का आयोजन होने जा रहा है। और इसे देखते हुए सिक्योरिटी टाइट कर दी गई। तो वहीं पंडाल में बाबा की कथा सुनने और उनके दर्शन के लिए एक साथ लाखों लोगों के पहुंचने की संभावना है। दिल्ली के बाद दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में भी भक्तों की पर्ची निकालकर बाबा उनके मन की बात जानेंगे। दिल्ली से ग्रेटर नोएडा तक तैयारियां कैसी हैं, दिखाते हैं आपको इस खास रिपोर्ट के जरिए। दिल्ली में पधारे बागेश्वर धाम सरकार, तैयारी कैसी है, माहौल क्या है, भक्तों के मन में धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर उत्साह, उमंग कैसे हिलोरे मार रही हैं, उसकी एक झलक जरा इस कलश यात्रा में देखिए। दिल्ली का रामलीला ग्राउंड सज धज कर तैयार है। कोई भक्ति में मगन होकर नाच रहा है तो कोई जय श्री राम के नारे लगा रहा है। महिलाएं आ रही हैं और भागवत शुरू होने से पहले इस तरह का उत्साह है और लगातार जब ये कथा चलेगी तो माना जा रहा है कि बाहर से भी, यानी दिल्ली एनसीआर से बाहर से आने वाले जो श्रद्धालु हैं वो भी बाबा को सुनने के लिए आएंगे, उनकी भागवत कथा सुनने के लिए आएंगे। और सुरक्षा के लिहाज से भी यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं, चाहे वो पुलिस हो या फिर रैपिड एक्शन फोर्स हो, अन्य जो सुरक्षा कर्मी हैं वो यहाँ पर डिप्लॉयड दिखाई दे रहे हैं। और किसी भी तरह की अव्यवस्था ना हो, क्योंकि संख्या बहुत अधिक होती है। आमतौर पर जब भी बाबा कहीं जाते हैं और भागवत करते हैं, चाहे वो मुंबई हो चाहे वो बिहार हो, देखा गया कि हजारों श्रद्धालु उनको देखने के लिए उमड़ पड़ते हैं। और इस पंडाल में तो व्यवस्था की ही गई है हजारों श्रद्धालुओं के लिए, लेकिन बाहर का जो मैदान है उस पूरे इलाके में भी जबरदस्त तरीके से तैयारी जारी है। तारीख नोट कीजिए, 6 जुलाई से 8 जुलाई, यानी अगले 3 दिन तक दिल्ली में बाबा का दिव्य दरबार लगेगा। बाबा को लेकर दीवानगी का आलम कैसे सर चढ़कर बोल रहा है, ये जरा सुनिए। पूरी है आयोजक, आप कहाँ से आई? मैं यहीं से आई हूँ, गुरु अपार्टमेंट से। तो आप लगातार यहाँ पर आएंगे? बिल्कुल आएंगे, इतना अच्छा मौका मिला है हमें, क्यों नहीं आएंगे। पहले बाबा को सुना है? बहुत सुना है। मैं यूट्यूब में डेली लाइव सुनती हूँ, डेली। हम भी हमेशा लाइव सुनते हैं बाबा को और बहुत बड़े भक्त हैं उनके पास, उनके देखने की भाग्यशाली है हम लोग जो बागेश्वर बाबा यहाँ पधारे हैं दिल्ली में। हमारी धरती धन्य हो गई जो बाबा यहाँ पधार रहे हैं। बागेश्वर धाम सरकार के नाम से देश दुनिया में मशहूर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जादू इन दिनों लोगों पर छाया हुआ है। दूर दराज से भक्त उनके दरबार में पर्ची लगाते हैं और दावे के मुताबिक अपनी समस्याओं का हल पाते हैं। बागेश्वर बाबा का जलवा कैसे दिनों दिन बढ़ रहा है, उसे समझने के लिए बीते 3 महीनों की इन 3 तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर मुंबई की,
जहां बागेश्वर सरकार ने इसी साल मार्च के महीने में दिव्य दरबार लगाया, लोगों की पर्ची निकाली। इसके बाद अप्रैल में परशुराम जयंती के मौके पर दिव्य दरबार लगाया तो भक्तों के आने के सारे रिकॉर्ड टूट गए। फिर तमाम वाद विवादों के बीच जब मई में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री चार्टर्ड फ्लाइट से पहली बार पटना पहुंचे तो लगा जैसे पूरा बिहार पटना में खींचा चला आया। कभी मध्य प्रदेश के गढ़ा में सिर्फ एक कमरे में रहने वाले बाबा बागेश्वर अब ठाट बाट से वाई कैटेगरी की सुरक्षा में चार्टर्ड प्लेन में चलते हैं। उनकी अगवानी बड़े बड़े नेता सेलिब्रिटी करते हैं। बागेश्वर धाम सरकार ने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हाजिरी लगाते हैं। यानी बीते 2-3 सालों में बहुत कुछ बदल चुका है और आपको इसकी एक और झलक दिखाते हैं। इस वीडियो में आपको बागेश्वर बाबा का स्वागत दिखेगा, काला चश्मा लगाकर पूरे स्टाइलिश अंदाज में। मौका गुरु पूर्णिमा का, जब बागेश्वर धाम में चल रहे महोत्सव में भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा तो एक भक्त ने धीरेन्द्र शास्त्री को काला चश्मा पहना दिया। ये सिर्फ 2 दिन पहले यानी मंगलवार की तस्वीरें हैं जब बागेश्वर धाम में लाखों भक्तों के साथ बड़े बड़े गायक इकट्ठा हुए और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान बाबा को सोने, चांदी, हीरे, माणिक से बनाया हुआ मुकुट दिया गया। हनुमान दरबार में माया की खूब बारिश हुई। गुजरात के मशहूर भजन गायक कीर्तिदान गढ़वी और गीता रबारी के साथ ही बीजेपी के सांसद और गायक एक्टर मनोज तिवारी पहुंचे और बागेश्वर धाम में अपनी हाजिरी लगाई। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मिलने पहुंचे। तमाम तस्वीरें बता रही हैं कि बागेश्वर धाम सरकार के भक्तों की तादाद और दरबार की महिमा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और इसी की शानदार तस्वीरें इस वक्त दिल्ली से भी आ रही हैं। आईपी एक्सटेंशन के उत्सव ग्राउंड में होने वाले इस आयोजन में आने वाली भीड़ को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की, जिसके मुताबिक हसनपुर टी पॉइंट से NH-24 तक, सीबीएसई भवन के सामने रोड नंबर 26 के कट पर और सीबीएसई भवन के सामने रोड नंबर 57 वाले कट पर कथा के दौरान आवाजाही बंद रहेगी। दिल्ली के बाद पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का ग्रेटर नोएडा के जैतपुर में दिव्य दरबार होगा। यहाँ 10 से 6 जुलाई तक कथा का आयोजन है। बदल रहा है और इसके साथ ही बारिश से बचने के लिए भी जो विशेष तैयारियां हैं और इसीलिए पंडाल 3 तरह के पंडाल बनाए गए हैं। आप जो इधर की तरफ देख रहे हैं, आप देखेंगे यहाँ पर ये जो आपको जो तंबू नजर आ रहे हैं, दरअसल यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था की जा रही है और बताया ये जा रहा है कि रोजाना लगभग 1 लाख श्रद्धालुओं के बैठने की तो व्यवस्था है, लेकिन आयोजक कर्ता ये दावा कर रहे हैं कि 20 लाख से ज्यादा, 20 से 25 लाख से ज्यादा श्रद्धालु इस कथा वाचने के कार्यक्रम में कथा सुनने के लिए आ सकते हैं।